नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल वॉइस में हम करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर विद्वानों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस का विषय है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे घमासान के बीच दिल्ली में अमित शाह के घर पर महायुति की बैठक। इस बैठक में शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे भी बैठक में शामिल हुए। हालांकि इस बैठक में भी महाराष्ट्र के सीएम चेहरे से पर्दा नहीं उठा। हां, यह जरूर स्पष्ट हो गया कि मुंबई में बैठक के बाद सीएम फेस का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। हालांकि यह बैठक होने वाली थी, लेकिन अचानक शिंदे अपने गांव सतारा चले गए, जिसके कारण यह बैठक 1 दिसंबर को होगी। ऐसे में क्या माना जाए कि शिंदे अभी संतुष्ट नहीं है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विद्वानों से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। वैसे कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने जब से अपने आप को इस रेस से बाहर किया है, माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस नए सीएम हो सकते हैं। खैर, दिल्ली में गुरुवार को अमित शाह के साथ हुई महायुति की बैठक के बाद मुंबई में 1 दिसंबर को बैठक होगी और इस बैठक में सीएम का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन बात यह भी सामने आ रही है कि शिंदे गृह मंत्रालय और महायुति के आयोजक का पद लेने के इच्छुक हैं। साथ ही कुछ प्रमुख विभागों की ओर नजर है। वैसे प्रमुख विभागों की तरफ अजीत पवार की भी नजर है। किन किन विभागों पर किसकी नजर है और कौन सा विभाग किसको मिल सकता है, इस पर भी करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं सीएम पर सस्पेंस, विभागों पर नजर। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन और सत्ता साझेदारी को लेकर महायुति के शीर्ष नेता गुरुवार देर रात गृहमंत्री अमित शाह के साथ उनके आवास पर बैठक की। बैठक में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शामिल रहे। गठबंधन के नेताओं ने कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन 2 दिसंबर तक हो जाएगा। बैठक के बाद महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बैठक अच्छी और सकारात्मक रही। यह पहली बैठक थी। हमने अमित शाह और जेपी नड्डा से चर्चा की। उन्होंने कहा कि महायुति की एक और बैठक मुंबई में होगी। इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कहा। कल की बात हो गई। तो आप जो बोल रहे कहाँ गए थे, छुप गए थे, कहाँ छोड़ो। अभी अब आज जो है, आज जो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व, जो वरिष्ठ नेतृत्व जो है, वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। ये आज की बात हो गई। अभी आपके दिल में और कोई शंका कुशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। और कल की बात कहते हैं, कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। अगर बात करें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में पद पर बने रहने वाले एकनाथ शिंदे की, तो अपने पार्टी के लिए महत्वपूर्ण विभागों पर नजर गड़ाए हुए हैं। शहरी विकास और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम मंत्रालय के अलावा शिंदे राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, उद्योग और सामाजिक न्याय सहित अन्य विभागों के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। शिंदे केंद्र में एक कैबिनेट पद और एक राज्य मंत्री की भूमिका भी मांग सकते हैं। वहीं अगर जो बात करें पवार की, अजीत पवार की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अजीत पवार कथित तौर पर उप मुख्यमंत्री पद के साथ साथ वित्त विभाग के लिए भी पैरवी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी रणनीतिक महत्व का हवाला देते हुए वित्त और योजना विभाग पर नियंत्रण बनाए रखने की इच्छुक है। पवार की ओर से कृषि, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, महिला
एवं बाल विकास कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, खेल, ग्रामीण विकास और सहकारिता सहित अन्य प्रमुख विभागों की भी मांग किए जाने की संभावना है। वहीं अगर जो बात करें बीजेपी की, तो महायुति गठबंधन के प्रमुख भागीदार बीजेपी गृह, आवास, शहरी विकास, वित्त, सिंचाई, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग, पर्यावरण और पर्यटन, संसदीय मामले, कौशल विकास और सामान्य प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अपने पास रखने पर अड़ी हुई है। वहीं अगर जो बात करें कि किस तरह से क्या फार्मूला निकाला गया है, तो अगर जो सूत्रों की बातों पर विश्वास करें तो सूत्रों ने बताया है कि मंत्री पदों का वितरण प्रत्येक 6 विधायकों पर एक विभाग के फार्मूले पर हो सकता है। इस तरह से बीजेपी को 21 से 22 मंत्रालय मिलने की उम्मीद है। शिवसेना शिंदे गुट को 10 से 12 विभाग मिल सकते हैं। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी गुट को 8 से 9 मंत्रालय मिलने की संभावना है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की भूमिका सहित कुल मंत्री पदों की संख्या 43 से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये है फार्मूला। तो ये फार्मूला तय किया गया है कि प्रत्येक 6 विधायक पर एक मंत्री होगा। इस हिसाब से 21 से 22 मंत्री बीजेपी के, शिवसेना शिंदे के 10 से 12 मंत्री और एनसीपी अजीत के आपको 8 से 9 मंत्री बन सकते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर विभागों पर नजर क्या है, और साथ ही साथ अमित शाह के बाद बैठक के बाद जो अगले दिन एक महायुति की बैठक होने वाली थी वो स्थगित हो गई। कारण यह था कि जो कार्यवाहक सीएम है महाराष्ट्र के, वो अपने गांव सतारा चले गए। हालांकि अब यह बैठक 1 दिसंबर को होगी और वहां पर मुख्यमंत्री फेस का खुलासा किया जाएगा, पर्दा उठेगा, लेकिन उनका अचानक सतारा चले जाना बहुत कुछ कहता है। तो क्या अभी सीएम पद पर संशय बना हुआ है, और विभागों पर भी बात होगी कि किसको कौन सा विभाग दिया जा सकता है। अपने विद्वानों से हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जो विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे अचानक सतारा अपने गांव चले गए। अचानक सतारा अपने गांव चले गए। जो मुंबई में बैठक होने वाली थी, सीएम फेस से पर्दा उठने वाला था, वो रुक गया। अब 1 तारीख को बैठक होगी। क्या कुछ लग रहा है दिलीप यशवर्धन जी कि कुछ असंतोष होगा, कि कुछ असंतोष हो सकता है, और इसलिए शिंदे बहाना बना करके अपने गांव निकल गए? देवेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाएगा दोबारा, तो उनके अंदर असंतोष होगा और उनकी पार्टी में भी असंतोष होगा। क्योंकि राजनीतिक यात्रा जिस पद पर जाकर के समाप्त होती है वो होती है मुख्यमंत्री की कुर्सी। अगर किसी स्टेट की बात करी जाए, विधानसभा इलेक्शंस की बात करी जाए, और उस कुर्सी पर वो आसीन थे। अब दोबारा से अगर उनके कारण या उनके अलायंस के कारण सरकार बनी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी इच्छा दोबारा से मुख्यमंत्री बनने की होगी, जो होती पूरी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर पिक्चर साफ होती तो अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर हो गया होता। इतना विचार विमर्श, इतना मंथन, इतनी मीटिंगों का दौर चलना और असंतोष होना, ये बता रहा है कि एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए भाजपा इच्छुक नहीं है। भाजपा इच्छुक नहीं है, शिंदे साहब तो चाह रहे होंगे। और जो उनकी एक परिपाटी जो कहा जा रहा है उनके मंत्रियों, उनके पार्टी के नेताओं की तरफ से भी, कि जब भी शिंदे साहब कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो वो पहले गांव जाते हैं और गांव जाने के बाद वो एकदम से कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। तो ये बड़ा फैसला क्या होगा ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बड़ा फैसला ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जो उनके राजनीतिक करियर को खत्म कर दे। क्योंकि भाजपा 133 सीटों के साथ बहुत मजबूत स्थिति में है। जी बिल्कुल। और शिंदे साहब की शिवसेना के पास मात्र 57 सीटें हैं। तो वो 57 सीटें अगर वो एनसीपी अजीत पवार के साथ भी हाथ मिला लेंगे तो सरकार बनाने की स्थिति में तो नहीं आ पाएंगे। और अगर वो महाविकास अघाड़ी के साथ जाकर के हाथ मिला लेंगे, जो होना संभव नहीं है, लेकिन सरकार बनाने के लिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो भी 5 4 9 4 13 और 130
सीटें, मतलब 145 का आंकड़ा मुझे लगता है तब भी नहीं पार हो पाएगा। हाँ, जो अदर्स के पास 12 सीटें के सब लोग मिलकर के भाजपा के खिलाफ चले जाएंगे तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे कुर्सी पर दोबारा बैठ जाएं, लेकिन इसकी होने की संभावना बहुत कम है। तो असंतोष तो शिंदे साहब के अंदर है। लौट करके गांव से वो फैसला क्या लेते हैं ये हमें देखने को मिलेगा, लेकिन भाजपा उनको दोबारा कुर्सी पर बैठाने में इच्छुक नहीं है, ये पिक्चर बिल्कुल साफ है। बिल्कुल साफ है। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि कोई बड़ा फैसला वो लेते हैं तो अपने गांव सतारा जाते हैं, उसके बाद बड़ा फैसला लेते हैं, दिलीप यशवर्धन जी कह रहे हैं, तो ये बड़ा फैसला क्या हो सकता है? जी, क्या अनुमान लगाया जाए? देखिए, स्वाभाविक रूप से जिस तरीके का गतिरोध आया है ये बहुत आश्चर्यजनक है। और मेरी दृष्टि में चूंकि चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुआ था और संगठन की कमान अपना भाजपा के हाथ में थी, तो मोटे तौर पर भाजपा को स्वाभाविक रूप से बड़प्पन दिखाते हुए एकनाथ शिंदे को ही अवसर दिया जाना चाहिए था। और जिस तरीके से गतिरोध आया है उससे बिल्कुल ये लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस पर निर्णय हुआ होगा और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद नहीं दी। तो मेरी दृष्टि से ये राजनीतिक परिपक्वता का निर्णय मेरी दृष्टि से ये नहीं है। भाजपा को बड़प्पन दिखाना था, लेकिन अब अगर वो गांव चले गए हैं तो स्वाभाविक रूप से बड़ा फैसला उसमें कुछ नहीं हो सकता। बड़ा फैसला यही है कि मुख्यमंत्री पद को त्याग करने की। और मैं इस बात से सहमत हूं, जैसे दिलीप जी ने कहा कि उनके उधर जाने की संभावना बिल्कुल मुझे कम दिख रही है कि वो दूसरे पार्टी से अपना हाथ मिला लेंगे, इसकी संभावना मुझे बिल्कुल कम दिख रही है। तो मोटे तौर पर बड़ा फैसला अगर है तो वो यही वाला होगा कि हमको उप मुख्यमंत्री पद हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मैं समझता हूं अब 2 दिन तक और रखते हैं। और दूसरा, जहां तक विभागों का जो आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि विभागों को लेकर के भाजपा अड़ती होगी। मोटे तौर पर वो 2-3 विभाग उनकी प्राथमिकता में रहते हैं। एक तो शिक्षा रहता है, दूसरा संस्कृति रहता है, या मीडिया समझ लीजिए, और या एक आध वित्त या उद्योग विभाग समझ लीजिए। बाकी विभागों में भाजपा वालों की या किसी की भी रुचि कम रहती है। और खास तौर से बंबई जिस तरह का, महाराष्ट्र जिस तरह का नगर है, तो हो सकता है उसमें गृह विभाग को लेकर के भी हो। तो कुल मिलाकर के ये गतिरोध जो है वो बहुत आश्चर्य, तो जिस तरीके से गए हैं वो 2 दिन गांव में, तो उससे यही संभावना मिलती है कि मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। हो सकता है ये तीनों करके कोई, ये जो अजीत पवार और अपना एकनाथ शिंदे और इनको छोड़ करके भाजपा किसी नए चेहरे को लेकर के आ जाए, इस बात की भी संभावना हो सकती है। और हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को फिर केंद्र में ले लें वो। कुछ ना कुछ तो अब इसमें कुछ अलग से कुछ लग रहा है। इन चेहरों में के बजाय मुझे कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि हालांकि अजीत पवार और भाजपा की ट्यूनिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी ट्यूनिंग एकनाथ शिंदे की और भाजपा की रही है। जी। अजीत पवार जी ने, आपने अगर देखा होगा तो उन्होंने वो बटेंगे और कटेंगे नारे पर भी अपनी अलग राय दी थी। और एक कोई टिकट भी ऐसा उन्होंने बांटा था जिस टिकट को लेकर के भाजपा सहमत नहीं थी और कहा भी था कि हम समर्थन नहीं करेंगे। तो अजीत पवार की लाइन अलग है, एकनाथ शिंदे की लाइन अलग है। मैं समझता हूं भाजपा को बड़प्पन दिखा करके एकनाथ शिंदे को अपने साथ जोड़ करके रखना चाहिए, भले ही चाहे एक कदम पीछे हटना पड़े। जी, ये कदम भले ही पीछे हटना पड़े, जोड़ करके रखना चाहिए। बात विभागों की आप कर रहे थे, दिलीप यशवर्धन जी हम आपके पास आना चाहेंगे। विभागों की बात जहां तक है तो ये भी सुनने में आ रहा है कि महायुति के संयोजक का पद चाहते हैं, साथ ही साथ गृह विभाग चाहते हैं एकनाथ शिंदे। क्या बीजेपी उनको ये गृह विभाग और ये महायुति के संयोजक का पद दे सकती है? क्या इसमें कोई अड़चन तो नहीं है, या अड़चन है तो क्या है? जी, अगर वो मांग करते हैं तो। जैसा रमेश जी ने कहा कि भाजपा को बड़प्पन दिखाना चाहिए जी, तो अगर बड़प्पन दिखाने की बात आएगी तो गृह मंत्रालय हो सकता है एकनाथ शिंदे को दे दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के बाद अगर कोई सबसे बड़ा मंत्रालय आता है तो ग्रह मंत्रालय कहा जाता है। तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री पद पर कॉम्प्रोमाइज करें तो उनको दूसरा जो बड़ा मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय दे दिया जाए। तो उसके साथ साथ वो विधानसभा स्पीकर की भी मांग कर रहे हैं, डेप्यूटी सीएम पर उनको शायद ऑफर किया गया है। तो ये सारे ऐसी कुर्सियां हैं
जो उनके मुख्यमंत्री पद को कहीं ना कहीं कंपनसेट करेंगे। लेकिन मेरा अपना ये आकलन है कि एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है। अगर जो 231 सीटें भाजपा मतलब महायुति के पास आई हैं, उसमें से 133 बीजेपी के पास है और 41 एनसीपी के पास है। अगर ये दोनों भी मिल जाएंगे और एकनाथ शिंदे को किनारे कर दिया जाएगा तो भी भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में है। एनसीपी भी हट जाए, अगर भाजपा जो अदर सीटें 12 जीती हैं उनको अपने साथ मिला लेती तो भी भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में है। और एनसीपी के साथ अगर मिलकर बनाती है तो बहुत मजबूत स्थिति में होगी, गिरने की कहीं से कोई आसार नजर नहीं आएंगे। तो एकनाथ शिंदे इस समय मजबूत होते हुए भी, उनके नेतृत्व में चुनाव जीतने के बावजूद भी बहुत कमजोर स्थिति में है। तो बार्गेनिंग की बहुत ज्यादा पावर एकनाथ शिंदे के पास मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन भाजपा चूंकि उनके साथ एक रिजीम पार कर चुकी है और इस रिजीम में भी चूंकि लोकसभा चुनाव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही थी, तो भाजपा को अपनी स्थिति राज्यों में मजबूत करनी है अगले चुनाव को देखते हुए केंद्र के। तो वो अभी से अगर मजबूती बना करके नहीं चलेंगे तो अगले चुनाव में फिर उनको हो सकता है कि कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़े। उस दूरदृष्टता के नाते जो भाजपा हमेशा करती है, उस दूरदृष्टता के नाते हो सकता है कि वो एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय दे दे या लोकसभा विधानसभा स्पीकर दे दे या उप मुख्यमंत्री दे दे। लेकिन बड़कपन दिखाने की जहां तक बात हो रही है, और जहां तक तो रमेश शर्मा जी इससे पहले भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका यही मानना था कि बड़कपन दिखाना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि और राज्यों में है। और आज भी इन्होंने कहा है कि बड़कपन दिखाना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया और मुख्यमंत्री शिंदे को ही बनाना चाहिए था। एक उदाहरण और एक नजीर प्रस्तुत होता, वास्तव में होता, और ये भविष्य में बीजेपी के लिए फायदेमंद होता, गठबंधन के लिए फायदेमंद होता। लेकिन यहां मुख्यमंत्री पर बड़कपन नहीं दिखाया है बीजेपी ने। तो गृह विभाग पर भी, चूंकि अगर जो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे तो गृह विभाग भी था उनके पास, तो यही देखते हुए क्या ये बड़कपन गृह विभाग का दिखाएगी? क्या लगता है आपको? वैसे तो बड़कपन मुख्यमंत्री पद पर तो दिखाया नहीं बीजेपी ने। जी किससे सवाल? जी दिलीप यशवर्धन जी, आपसे ही वही बड़कपन वाली जो बात है तो कहां दिखाई? मुख्यमंत्री में तो नहीं दिखाया ना, तो गृह विभाग में क्या गारंटी है कि दिखाएगी? अगर जो मांग कर रहे हैं गृह विभाग, तो अजीत जी भी मांग कर रहे हैं, अजीत पवार जी भी मांग कर रहे हैं। दे सकती है। मैंने कहा कि एज ए कंपनसेटरी ग्राउंड जिसको सरकार में कहा जाता है, उस कंपनसेटरी ग्राउंड पर दे सकती है। और देखिए भाजपा के पास एक उदाहरण भी है। देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया, यानी कि उनका डिमोशन किया गया। तो भाजपा के पास एक बड़ा मजबूत उदाहरण है एकनाथ शिंदे को देने के। भाई ऐसा हम अपनी पार्टी में भी कर चुके हैं, आपके साथ पहली बार नहीं करने जा रहे हैं। हम अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को भी डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा चुके हैं और आपके ही नीचे बैठा चुके हैं। तो ये भाजपा की एक परिपाटी रही है और भाजपा हमेशा एक कोशिश ये भी रहती है कि जैसे अभी अजीत पवार दौड़ में है, एकनाथ शिंदे दौड़ में है, फडणवीस साहब का नाम आ रहा है, हो सकता है ये तीनों चेहरे ना आए, कोई चौथा नया चेहरा निकल करके महाराष्ट्र में आ जाए जो सीएम बन जाए और इन तीनों के झगड़े को भाजपा खत्म कर दे। भाजपा अक्सर ऐसा करती है, नया चेहरा नया पत्ता कहीं से निकाल के ले आती है। लेकिन बड़प्पन दिखाने का जो सवाल आपका है और जो रमेश जी ने भी कहा, मैं ये कहता हूं कि भाजपा को बड़प्पन दिखाना चाहिए। अगर ये बड़प्पन दिखाती है होम मिनिस्ट्री दे करके, स्पीकर का पद दे करके, तो संबंध अच्छे बने रहेंगे और कुछ अच्छे मंत्रालय दे करके, तो दोनों पार्टियों से संबंध अच्छे बने रहेंगे। क्योंकि राजनीति का जो सफर है वो यहीं खत्म नहीं होता है, यहाँ से तो शुरू होगा। अब वो कितनी मित्रता के साथ शुरू कर पाते हैं, अंजाम इस बात पर डिपेंड करेगा। जी बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, गृह विभाग की बात है, गृह मंत्रालय की बात है। अगर गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं शिंदे और महायुति में संयोजक के पद मांग रहे हैं, तो देने में कहां कठिनाई आ सकती है बीजेपी को? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर शिंदे गृह मंत्रालय का पद मांग रहे हैं तो भाजपा को देने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, लेकिन महायुति के संयोजक का पद भाजपा को रखना चाहिए। एक आदर्श स्थिति यही बनेगी कि महासंयोजक, महायुति का महासंयोजक भाजपा अपने पास रखे और एकनाथ शिंदे जिस स्वभाव के हैं उस स्वभाव में अगर वो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मुझे आश्चर्य होगा। हालांकि आजकल राजनीति में कुछ भी होता है और वो हमारे अनुमानों से बाहर होता है, लेकिन हो
सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष का वो पद स्वीकार कर ले। जैसा कि अगर आपको ध्यान हो, मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष बनाया। तो हो सकता है कि चूंकि विधानसभा अध्यक्ष ठीक है कि महत्व की दृष्टि से मुख्यमंत्री से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन एक गरिमा का पद होता है। तो एकनाथ शिंदे बहुत संभव है कि विधानसभा अध्यक्ष पद स्वीकार कर ले, बाकी अपने किसी को वो बनाए। और मेरी दृष्टि में गृह मंत्रालय का पद अजीत पवार की पार्टी के बजाय अगर शिवसेना और भाजपा रखती है तो मैं समझता हूं ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अजीत पवार जी की जो पार्टी है वो उसका लाइन अलग है, सोचने का तरीका अलग है, उसमें कार्यकर्ता अलग तरह के लोग हैं। तो मैं समझता हूं वैचारिक दृष्टि से गृह मंत्रालय का पद कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। अगर भाजपा के पास भी रहे या शिवसेना शिंदे के पास भी रहे तो बहुत ज्यादा उसका अंतर नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूं शीर्ष पद पर विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के पद पर ही कुछ न कुछ बात होगी। मंत्रालयों को लेकर के कुछ झंझट होगी, इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। मंत्रालयों को लेकर के कुछ झंझट होगी, इसकी संभावना कम दिखती है। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अजीत पवार, रमेश शर्मा जी सवाल आपसे ही है कि अजीत पवार भी गृह मंत्रालय की चाहत रखते हैं और शिंदे भी गृह मंत्रालय की चाहत रखते हैं। अगर ऐसे में दोनों ये चाहते हैं कि हमें गृह मंत्रालय मिलना चाहिए, ऐसे में स्थिति उलझती हुई दिख रही है। क्या हो सकता है कि अगर जो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर जो देखा जाए तो गृह मंत्रालय वास्तव में किसके पास होना चाहिए? मुझसे ही पूछा जी 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 रमेश शर्मा जी, आप ही से। देखिए, गृह मंत्रालय अगर भाजपा के पास रहे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस के पास नहीं रहता है और अगर इनके पास एकनाथ शिंदे अगर उप मुख्यमंत्री स्वीकार करते और उनके पास भी चला जाता तो मुझे आप उसमें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं दिखती। हाँ, गृह मंत्रालय की बचत होनी चाहिए अजीत पवार और उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति से। वैचारिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे, कानून व्यवस्था की शक्ति के आधार पर देखेंगे तो उसमें भाजपा के देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों लगभग ठीक हैं। इन दोनों में से किसी के पास ही गृह मंत्रालय आ जाए तो वो कोई बहुत खास बात नहीं है। लेकिन भाजपा को शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग ये अपने पास रखना चाहिए ताकि वैचारिक दृष्टि से किस प्रकार की शिक्षा नीति बन सकती है। जिस तरीके से अब तक इतिहास में हर कुछ झूठ पढ़ाया जाता रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक सत्य सांस्कृतिक रूप से हमारी शिक्षा में आए। तो शिक्षा और संस्कृति भाजपा अपने पास रखे। तो अगर उप मुख्यमंत्री बनते हैं एकनाथ शिंदे और वो गृह मंत्रालय मांग रहे हैं तो भाजपा को दे देना चाहिए, उसमें कोई मेरी दृष्टि से कोई कठिनाई नहीं है। जी जी दिलीप एस वर्धन जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। अगर मंत्रालयों का बंटवारा हो रहा है, सभी चीज सामान्य हो गए, सीएम फेस पे भी सहमति बन गई, हालांकि वो तो 1 तारीख को पता चलेगा कि सहमति क्या बनती है और कौन फेस आता है। ऐसे में अगर जो मंत्रालयों का बंटवारा होता है तो वास्तव में अगर जो देखा जाए, अगर आपको मंत्रालय बांटना हो तो किसे कौन सा मंत्रालय देंगे? वैसे जो मांग हो रही है हमारे स्क्रीन पे चल रहा है कि कौन पार्टी कौन से मंत्रालय मांग रही है। जी अच्छा, मुझे लगा आप ऐसा कह रहे हैं कि स्क्रीन पे चल रहा है कि दिलीप यशवर्धन जी मंत्रालय बांट सकते हैं और उनको बांटना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि वास्तव में किसको क्या दिया जा सकता है। जी नहीं, देखिए हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। कुछ देखिए चुनिंदा मंत्रालय होते हैं जिनको लेकर के चॉइस होती है। बाकी मंत्रालयों पर बहुत ज्यादा जो शून्य टाइप के मंत्रालय उनको लेकर के कोई बहुत ज्यादा अड़ता नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जितनी सीटें जिस पार्टी ने जीती हैं, चाहे शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो, जो आपने बताया कि 6 से 8 विधायक पर 1 मंत्री रहेगा, उसके हिसाब से मंत्रालय वो अपने पास रखना चाहेंगे। मेन सबसे पहला मुख्यमंत्री को लेकर के बात होती है, जो मुझे लगता है भाजपा अपने पास ही रखने के लिए इस बार इच्छुक है। बिल्कुल। उसके बाद गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय अगर परिपाटी के हिसाब से देखिए तो एकनाथ शिंदे को ही मिलना चाहिए।
क्योंकि वो सीएम रह चुके हैं। सीएम की कुर्सी के बाद अगर कोई बड़ा मंत्रालय है तो वो गृह मंत्रालय है। तो गृह मंत्रालय हायरार्की वाइज एकनाथ शिंदे को ही जाना चाहिए जी। उसके बाद वित्त, चूंकि अजीत पवार के पास पहले भी रह चुका है, उनको एक्सपीरियंस भी है, तो वित्त अगर उनके पास रह जाता है तो और अच्छी बात है। और उसके बाद जो शिक्षा है, संस्कृति है और बहुत सारे जो विभाग होते हैं उनमें बंटवारा हो जाएगा और उस पर कहीं कोई डिस्प्यूट होगा नहीं, मुझे लगता है। लेकिन एक चीज, चलिए आपने तो अपने हिसाब से मंत्रालय बांट दिया, लेकिन दिक्कत यहां पर यह है जो वित्त मंत्रालय है और योजना, अगर जो ये बीजेपी के पास ना हो तो फिर योजना बनाने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में वित्त मंत्रालय अजीत पवार के खाते में अगर जो जाता है तो और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं? रमेश शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, मैं समझता हूं जहां तक बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपन सार्वजनिक चर्चा करते हैं और कुछ चीजें होती हैं जिसकी सार्वजनिक चर्चा नहीं होती है और जिसको हम कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड चीजें हैं। कुछ विभाग ऑन द रिकॉर्ड महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे योजना विभाग हुआ, वित्त विभाग हुआ, ये ऑन द रिकॉर्ड महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन अगर ऑफ द रिकॉर्ड इसको देखेंगे तो इनका कोई महत्व नहीं होता। सारी योजनाएं, 99% योजनाएं ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कांग्रेस की है कि भाजपा की है और मंत्री देवेंद्र जी बन गए कि रमेश शर्मा बन गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ब्यूरोक्रेट सारी योजनाएं बनाते हैं, उसमें मुश्किल से 0.1% जो है वो आप थोड़ी बहुत हेर फेर कर सकते हैं। इन विभागों का कोई महत्व नहीं है। मैं इसी तरीके से थोड़ा सा महत्व वैचारिक दृष्टि से भाजपा के लिए महत्व शिक्षा और संस्कृति का है। और दूसरा, हर सरकार में जो महत्व होता है वो जो कुछ विभाग होते हैं, जैसे इंडस्ट्री विभाग होता है जिसमें मलाई होती है, जिसमें पर्दे के पीछे कलेक्शन होता है, झंझट उन विभागों का होता है। और वो विभाग थोड़े से अलग हैं, जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट है, उसमें जम के कलेक्शन होता है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कलेक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट में कलेक्शन होता है। ऐसी चर्चा है, सत्य क्या है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि कलेक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट में होता है, एक्साइज में होता है, इंडस्ट्री में होता है। तो ये जो कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट है, झगड़ा उनमें होता है, बाकी किसी डिपार्टमेंट में कोई झगड़ा नहीं होता। किसी से एक ले लो और किसी को एक दे दो। व्यक्ति अगर कर्मशील व्यक्ति है तो वो शून्य विभाग में भी अपना स्थान बना सकता है। जिसमें मैं एक उदाहरण बताऊं, अर्जुन सिंह इससे पहले संचार मंत्री जब केंद्र में बने थे तो अर्जुन सिंह से पहले संचार विभाग को लास्ट कैटेगरी का माना जाता है। लेकिन उन्होंने संचार मंत्री बनते ही जो उन्होंने नीतियां बदली, हालांकि उनकी नीतियों के कारण आगे चल करके डिपार्टमेंट बैठ गया, लेकिन जो नीतियां बनी तो वो संचार विभाग एकदम से टॉप प्रायोरिटी पर आ गए। तो कई वक्त व्यक्ति पर भी बहुत महत्व रहता है, कौन किस विभाग में करता है। तो मेरी दृष्टि से वित्त विभाग, योजना विभाग, इनमें कोई झंझट नहीं होना। जी बिल्कुल, वित्त विभाग, योजना विभाग में कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है और कौन मंत्रालय किनको मिलना चाहिए, वास्तव में इस पर भी चर्चा हो गई, लेकिन समय इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सीएम पर सस्पेंस है, विभागों पर पार्टियों की नजर है, कौन सा विभाग किसे मिल रहा है और कौन सा विभाग मिलना चाहिए, इस पर हमारे विद्वानों ने अपनी राय रखी। और वास्तव में किस विभागों के लिए झगड़े होते हैं, यानी कि पर्दे के पीछे कौन से विभाग मलाईदार होते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, उसके लिए झगड़े होते हैं कि हमें ये विभाग, ये मंत्रालय मिलना चाहिए। तो उसको भी यहाँ पर रेखांकित किया गया है और किसको अब क्या मिलता है, कौन सा विभाग दिया जाता है, मुख्यमंत्री कौन होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो मंत्रालय, अगर जो फार्मूला बीजेपी ने तैयार किया है, महायुति ने तैयार किया है कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री होंगे, तो कुल 43 मंत्री हैं और उनमें जिस पार्टी ने जितनी सीटें जीती हैं उसके हिसाब से उसके मंत्री हो जाएंगे। अब विभागों का बंटवारा कैसे होता है, सभी जो मांग रहे हैं एक ही को मिलेगा, लेकिन सिद्धांततः किसको मिलना चाहिए हमारे विद्वानों ने आपको बता दिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।